प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। बच्चों, आप लोगों की ये डिमांड थी कि सर सब्जेक्टिव क्लासेस कई दिन हो गए लगातार होते, आप कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आइए। तो प्यारे बच्चों, आगे चलकर आपका सीईटी का एग्जाम होगा, हरियाणा स्टेट भी होगा, यानी हरियाणा का कोई भी एग्जाम होगा उसमें हरियाणा जी के क्वेश्चन तो आने ही हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन लेके आया हूं, और ये हमने एक सीरीज शुरू करेंगे। इसमें लगभग सारे जो पिछले पेपर हैं हरियाणा जी की जो आई हुई है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप यदि इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हो तो मैं आपसे पहले की तरह एक बात कहना चाहूंगा कि कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, चीजों को नोट कीजिए। जब तक आप चीजों को नोट नहीं करोगे तो स्थायी तौर पर आपको वो यादें नहीं रहेंगी। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ये हरियाणा जी के आपके एग्जाम के अंदर आती है, आगे सीईटी का एग्जाम होगा, 25 क्वेश्चन उसमें आएंगे आपके। और ये हमारा सोनीपत के अंदर एक चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 13 साल से आपकी सेवा के अंदर लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से सरकारी नौकरी पाई है। तो दोस्तों, आज जो पहला क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर ये है कि पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है। तो दोस्तों, क्रिकेट जो खेल है ये पूरे विश्व के अंदर आप देखोगे लोग बहुत इसको देखने वाले हैं और खेलने वाले भी हैं। तो भारत के अंदर भी जो सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं किसी गेम के तो वो क्रिकेट के ही है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन क्रिकेट से ही है, क्रिकेट पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है। कपिल देव, नवाब मंसूर अली, वीरेंद्र सहवाग, अजय रात्रा। तो दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। नवाब नवाब के नाम से नवाब पटौदी, तो पूरा नाम यहाँ पर है नवाब मंसूर अली। तो इनका संबंध किससे है? पटौदी। और पटौदी कहाँ पे है? पटौदी दोस्तों ये हरियाणा के अंदर जो गुड़गांव गुरुग्राम जिला है वहां पे है पटौदी। और इनका आज भी वहां पर बड़ा सुंदर एक भव्य महल भी है। तो नवाब पटौदी का जो संबंध है हरियाणा के गुरुग्राम में पटौदी से। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है यहाँ से। दोस्तों, हम जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे इसके साथ ही साथ मैं आपको और चीजें भी बताता चलूंगा, उन चीजों को भी आपने ध्यान रखना, वो भी नोट कर लेना है। जैसे नवाब पटौदी के बारे में एक क्वेश्चन और आता है कि भारत के आज तक के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेट के जो कैप्टन रहे हैं वो नवाब पटौदी रहे हैं। ठीक है, तो नवाब पटौदी लगभग 21 साल कुछ दिन के थे जब इन्होंने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी। तो आपने ये भी लिखना है कि सबसे जो युवा युवा कप्तान के पद पर युवा कप्तान रहने का जो श्रेय किसको जाता है? ये नवाब पटौदी को जाता है। अगर क्वेश्चन यहाँ से आपसे ये पूछ लिया जाए, कपिल देव के बारे में पूछ लिया जाए, कपिल देव का जो संबंध भी हरियाणा से है, ये चंडीगढ़ से है। कब? चंडीगढ़ से। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए चंडीगढ़ से। और दोस्तों, कपिल देव के नेतृत्व में ही जब कपिल देव कैप्टन थे तो 1983 के अंदर भारत ने वनडे क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप जीता था इन्हीं की कप्तानी के अंदर जीता था। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग का संबंध है नजफगढ़ से। नजफगढ़, वैसे तो अब फिलहाल ये नजफगढ़ से है, लेकिन इनका जो गांव पड़ता है छुडानी, ये हरियाणा के झज्जर जिले से इनका संबंध है। और अजय रात्रा ये भारतीय क्रिकेट टीम में आए और इनका संबंध फरीदाबाद से था। तो इस तरह से ये जो चारों क्रिकेटर हैं इनमें से 3 का जो संबंध वो सीधा अपने हरियाणा से ही है और एक नजफगढ़ से, लेकिन इनका पैतृक गांव है वो भी हरियाणा के अंदर ही है। तो दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपने देखने हैं कि आगे चलकर एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि नए क्वेश्चन बहुत कम ही बनेंगे। नए क्वेश्चन करंट के बन सकते हैं या फिर जो गवर्नमेंट की कोई स्कीम आए ना तो उसके क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो ज्यादातर आपके क्वेश्चन यही रिपीट होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल या भगवत दयाल। तो दोस्तों, हरियाणा जो विकास पार्टी इसके जो संस्थापक रहे हैं हमारे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है जिनको बंसीलाल। तो बंसीलाल ने
बंसीलाल का जो मेन जो संबंध रहा वो तो कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी से कई बार वो हरियाणा के सीएम भी बने, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने क्या किया था, 1996 में अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, और इस नई पार्टी का नाम रखा था हरियाणा विकास पार्टी। और बंसीलाल ने जो ये चुनाव लड़ा था उस दौरान तो इन्होंने शराबबंदी का नारा दिया था कि मैं हरियाणा के अंदर शराब बंद कर दूंगा। शराबबंदी में स्टार्टिंग में तो देखो जो भी इन्होंने विजय भी हासिल की, लेकिन बाद में फिर ऐसा हुआ कि इन्हीं की पार्टी के या इन्हीं के जो नजदीकी व्यक्ति थे वो शराब की तस्करी के अंदर लिप्त मिले, और कालाबाजारी जो शराब की बहुत ज्यादा बढ़ी, भी अवैध शराब बिकती थी, उसके बाद कुछ जहरीली शराब भी बिकती थी। तो दोस्तों ये इनकी सरकार फिर ज्यादा लंबी नहीं चली, फिर उसके बाद ये 1999 तक इनकी सरकार चली थी, और फिर आगे चलकर इन्होंने अपनी जो पार्टी थी उसका विलय दोबारा कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ये पार्टी फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ये मिल गई थी। तो बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष भी कहते हैं, और हरियाणा का विकास पुरुष भी इन्हीं को कहा जाता है, हरियाणा का विकास पुरुष। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, उसके बाद हरियाणा में जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस की बनी थी। उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुए तो राव वीरेंद्र ने जो कांग्रेस के विधायक को तोड़कर अपनी सरकार बना ली थी। उसके बाद हरियाणा में कुछ दिनों तक सरकार चली, फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उसके बाद जब चुनाव हुए तो स्थायी सरकार जो 5 साल तक चली वो बंसीलाल ही चली थी। तो बंसीलाल ने अपने पूरी टर्म कंप्लीट की सीएम के तौर पर। ठीक है, देवीलाल, देवीलाल को नाम दिया जाता है, ताऊ के नाम से इनको जाना जाता है, और जो हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन है वो दोस्तों ताऊ देवीलाल की देन है। बीडी शर्मा, बीडी शर्मा हरियाणा के ये पहले सीएम थे, भगवत दयाल शर्मा। जब स्टार्टिंग में शुरू में जब हरियाणा बना तो हरियाणा को मिले थे चम्मन विधायक। चम्मन विधायकों में ज्यादातर जो मेजोरिटी थी 50% से ज्यादा वो कांग्रेस पार्टी के थे, तो इसलिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से जो पहले सीएम बने थे ये भगवत दयाल शर्मा बने थे, बीडी शर्मा। तो दोस्तों इस तरह की जो जानकारियां हैं वो आपने वो नोट करते रहना है, मैं आपको बताता रहूं तो आपने इनको नोट कर लेना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके बाद हम आपके कमेंट को देखेंगे और उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आप के जो भी डाउट है उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोवाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? अकबर द्वारा, हेमचंद्र, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों गोहाना के अंदर जो किले का निर्माण करवाया था वो पृथ्वीराज चौहान ने। तो राइट आंसर है यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के एक शक्तिशाली शासक हुए हैं पृथ्वीराज चौहान। चौहान ने 2 लड़ाइयां लड़ी, जो त्राइन की बैटल ऑफ त्राइन, त्राइन के युद्ध होगा, हम पढ़ते हैं ना त्राइन के युद्ध, जो एक तो युद्ध 1791 के अंदर और एक सॉरी ये 1191 और एक 1192, ये 2 त्राइन के युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ये गोरी और चौहान के बीच में दोनों युद्ध हुए थे। पहले युद्ध के अंदर तो विजयी हुए थे पृथ्वीराज चौहान, और दूसरे के अंदर 92 वाले में हुए थे गोरी। तो पृथ्वीराज चौहान ने, ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोहाना है, और अभी सीएम साहब ने ये घोषणा की है कि हम कुछ दिनों में गोहाना को जिला बनाने की कोशिश करेंगे, कि कुछ दिनों में गोहाना जिला बन जाए। तो अब गोहाना जिला नहीं है, आगे चलकर गोहाना जिला बन जाएगा और ये अलग होगा तो सोनीपत से। अभी गोहाना किसका पार्ट है? सोनीपत का एक हिस्सा है। तो दोस्तों जब ये गोहाना के अंदर ये जो किला बनवाया था, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इस किले को तुड़वाने का काम किसने किया था? बनवाने का तो काम किया पृथ्वीराज चौहान ने, और तुड़वाने का काम किया था गोरी ने। गोरी ने जब 1192 में त्राइन का युद्ध जीत लिया था, त्राइन की सेकंड लड़ाई जीतने के पश्चात जो ये किला था इसको तुड़वा दिया था। ये चीजें आपने नोट कर लेनी है, उसके बाद आगे चलना है। और गोहाना जाना जाता है जो
तो मातूराम की जलेबियों के कारण, मातूराम की, यदि आप गोहाना गए हो और आपने जलेबी नहीं खाई ना, तो आपने कुछ नहीं खाया। और जलेबी का जिक्र तो हरियाणा के विधानसभाओं के जो चुनाव हुए उसमें जलेबी पूरी तरह से छाई हुई थी। तो हेमचंद्र, हर्षवर्धन और पृथ्वीराज चौहान, ये दोस्तों बाकी के जो शासक हुए हैं ना, ये अब भी अपने काल के प्रसिद्ध शासक हुए हैं। अकबर मुगल काल में एक प्रसिद्ध शासक हुए हैं। हर्षवर्धन वर्धन वंश के, और जिनकी राजधानी थानेसर थी। ये भी कुरुक्षेत्र में थानेसर जो जगह है वो हर्षवर्धन की राजधानी रहा है। हेमचंद्र रेवाड़ी के शासक, जिनको हेमू के नाम से जाना जाता है। हेमू, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, वो हेमू और बैरम खां के बीच में ये लड़ी गई थी। तो दोस्तों ये पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताया है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं अभी जुड़े हुए हैं हमसे, वो कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है का जन्म कहां पर हुआ था? मथुरा, वृंदावन, काशी, इस्सार। तो दोस्तों जो पंडित जसराज है, इनका जो संबंध है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत से है, और इनका जन्म हरियाणा में हिसार के अंदर हुआ। ये आपने ध्यान रख लेना। अगर कई बार डेट भी पूछ ली जाए कब हुआ था, तो हम लिख सकते हैं 20 जनवरी 1930 में इनका जो जन्म हुआ था, ये हिसार में हुआ था। ये हरियाणा में संगीत के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, पंडित जसराज। इनको देखो, भारत में जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद जो पद्म पुरस्कार है फिर उनका नंबर आता है। तो भारत सरकार ने इनको पद्म श्री भी दिया, पद्म विभूषण भी। तो पद्म श्री और पद्म विभूषण इनको पुरस्कार मिले हैं। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखना है। और इनके जो पिता थे ना, ये कश्मीर के राजा के दरबार के अंदर संगीत के तौर पर कार्य करते थे। तो इनके पिता पंडित जसराज के। नेक्स्ट देखिए आप, रत्नावली। दोस्तों रत्नावली क्या है? ये एक रत्नावली एक पुस्तक है। अब जैसे क्वेश्चन आया कि इसकी रचना किसने की है? जयदेव ने, बाणभट्ट ने, माधवाचार्य और हर्ष ने। तो दोस्तों ये एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि वर्धन वंश के एक प्रसिद्ध शासक हुए हैं हर्ष। इनको हर्षवर्धन भी कहते हैं, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन की ये एक फेमस पुस्तक है रत्नावली। रत्नावली हर्षवर्धन की एक फेमस बुक है। हर्षवर्धन का संबंध रहा है थानेसर से, जिसको सथानवीसर के नाम से भी जाना जाता है, और वर्तमान समय में ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये पॉइंट तो आपने ध्यान में रखने ही रखने। और बाणभट्ट थे ना, बाणभट्ट का और हर्षवर्धन का क्या संबंध था? ये इनके दरबारी कवि, ये दोस्तों इनके दरबारी कवि थे। दरबारी कवि का मतलब जो दरबार के अंदर कवि के तौर पर नियुक्त किए गए थे, ये इनके दरबारी कवि थे। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है, ये इनके दरबारी कवि थे। ठीक है। बाणभट्ट के द्वारा भी हर्षचरित पुस्तक लिखी गई है, वो राजा हर्षवर्धन के जीवन के बारे में बताती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की? हरियाणा के अंदर तो सर छोटू राम का दोस्तों एक जाना माना नाम है। जो शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया हरियाणा में, खासकर मैं अपने रोहतक, सोनीपत, झज्जर इन जिलों की बात करें, तो आप ये देखोगे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो सरकारी नौकरियां या एजुकेटेड आदमी हैं इन जिलों के अंदर थे। ठीक है, पहले। अब तो सभी जगहों के अंदर एजुकेशन है, लेकिन पहले का जो दौर था उसमें से सबसे ज्यादा ये 3-4 जिले ही थे जहां पर एजुकेशन ज्यादा थी। उसका जो श्रेय जाएगा दोस्तों वो चौधरी छोटू राम को जाएंगे, क्योंकि चौधरी छोटू राम ने शिक्षा के महत्व को समझा था। और उसके बाद ये गांव के अंदर घूमते थे और गांव के अंदर घूम के लोगों को प्रेरित करते थे कि यदि आपने आगे बढ़ना है तो अपने बच्चों को आप पढ़ाई के क्षेत्र में आगे लेके जाइए, पढ़ाई हमारे को आगे लेके जाएगी।
तो इस तरह से फिर इन्हीं के प्रयासों के कारण से, छोटू राम के प्रयासों के कारण से ही फिर लोगों ने गुरुकुल शुरू किए, ठीक है, शिक्षण संस्थाओं की शुरुआत की। तो दोस्तों ये जो हरियाणा में आप खासकर रोहतक, सोनीपत और झज्जर, इन जिलों में एजुकेशन की जो बात करें तो सबसे ज्यादा जो श्रेय किसको जाएगा, वो चौधरी छोटू राम से, क्योंकि इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, शिक्षण संस्थाओं को शुरू करवाने में सहायता की। तो इन्होंने जो अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी, आगरा कॉलेज से, मेरठ विश्वविद्यालय से, पेशावर से या फिर जयपुर से। तो दोस्तों इन्होंने जो आगरा आगरा कॉलेज से इन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई की थी, और इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। दिल्ली के अंदर जो सेंट स्टीफन कॉलेज है ना, वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर अपनी लॉ की पढ़ाई है वो आगरा के कॉलेज से की थी। और चौधरी छोटू राम का जो संबंध है, इनका जो बचपन का नाम था ना, वो रिचपाल था, रिचपाल। छोटे कद के थे इसलिए इनको छोटू राम, और किसानों का या गरीबों का मसीहा भी छोटू राम को कहा जाता है। और हरियाणा में जो गढ़ी सांपला है ना, गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला से इनका संबंध है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन की थी 1905 में कंप्लीट की थी भाई, 1905 में सेंट स्टीफन कॉलेज से। ये पॉइंट आप चौधरी छोटू राम के बारे में ध्यान रखना। और भी जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं आपको और भी बहुत सारी जो बातें हैं आगे, जो भी फेमस पर्सनैलिटी है हरियाणा के, उनके विषय में बताता रहूंगा। तो सर छोटू राम को हम नमन करते हैं। आगे चलिए। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली जो ख्यालों में खोया रहता है, तो उसको हमें, मतलब जो ख्यालों में रहेगा, सपनों में खोया रहता है, तो उसको हम ये नहीं कह देते शेख चिल्ली। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में किस स्थान पर है? पानीपत, सोनीपत, थानेसर या आंसी? तो शेख चिल्ली का मकबरा है दोस्तों, ये आपका, बताइए कहां पर है? पानीपत में निशान लगा दूं या नहीं? बताइए, मैं जवाब दीजिए। पानीपत में लगा दूं, सोनीपत में लगा दूं या थानेसर में? तो मैं लगाऊंगा भाई थानेसर में, क्योंकि थानेसर मेरे को अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये थानेसर के अंदर ही है। अब इसको हरियाणा का ताजमहल, अगर क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? ये शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाएगा हरियाणा का ताजमहल। अब आपके दिमाग में ये होगा, सर किसी ने देखा होगा तो ये जो ताजमहल है वो तो सफेद पत्थर से बनाया गया है, लेकिन ये जो मकबरा बना है ये तो लाल पत्थर से बना है, इसको फिर हम ताजमहल क्यों कहेंगे? यदि आप ध्यान से देखोगे, जो इसका नक्शा है वो किसकी नकल किया गया है? वो ताजमहल, जो आगरा के अंदर ताजमहल है संगमरमर से बना हुआ, उसकी नकल की गई है। तो हरियाणा का जो ताजमहल कहेंगे थानेसर के अंदर जो शेख चिल्ली का मकबरा है। अब जो शेख चिल्ली, दोस्तों ये भारत के नहीं थे, ये ईरान के रहने वाले थे, ईरान के, ईरान से भारत में आए थे। और जो दारा शिकोह थे ना, दारा शिकोह औरंगजेब के भाई, उनके जो धार्मिक गुरु थे ये दारा शिकोह के, इनकी मृत्यु वहां पर हो गई थी, फिर इनको वहीं पर दफना दिया गया था। ईरान से चलकर ये भारत में आए थे। एक सूफी संत, सूफी संत भी इसको हम कह सकते हैं, ये एक सूफी संत थे, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों। सोनीपत में है, अगर सोनीपत में आपसे पूछूं मैं किसका मकबरा है, फिर आप क्या बताओगे? सोनीपत में है खिजर खां का मकबरा। ये भी एक संत थे, खिजर खां का मकबरा सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशु धन बीमा योजना शुरू की? तो दोस्तों ये हरियाणा सरकार ने जो पशु धन बीमा योजना स्टार्ट की, ये 29 जुलाई 2016 को, तो राइट आंसर रहेगा 29 जुलाई 2016 को ये स्टार्ट किया था। तो आप इसके साथ जाओगे। इसमें दोस्तों जैसे
इस योजना में अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे जो बड़े पशु है ना, जैसे भैंस है, गाय, घोड़ा, तो इनका इंश्योरेंस होगा 100 रुपए में, ठीक है। और बाकी जैसे भेड़ बकरी, भेड़ बकरी यानी जो छोटे पशु हैं, उनका इंश्योरेंस होगा 25 रुपए में। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इंश्योरेंस की राशि कितनी है, 100 रुपए और 25 रुपए। और जो एससी कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, उनके लिए ये राशि माफ है, उनको कोई राशि नहीं देनी पड़ेगी। अगर किसी के पशु का इंश्योरेंस है और उसी के साथ जैसे भी कोई बीमारी आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए जिसमें उसकी मृत्यु हो जाए पशु की, तो गवर्नमेंट के द्वारा उसका कंपनसेट दिया जाएगा, यानी जो बीमा कंपनी है उसकी कंपनसेट देगी। तो आपने भी, अगर आप पशुपालक हो, तो आपने क्या करना, अपने पशुओं का बीमा जरूर करा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तालावास, करनाल, ताजेवाला। मैंने एक क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था दोस्तों, जो पहले करनाल भाखड़ा नाल, तो ये राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये आएगा ताजेवाला। ताजेवाला जो बांध है, वहीं से पश्चिमी यमुना नहर जो निकाली गई है। जो अपने सोनीपत में हम ये कहते हैं ना, तो ये बड़वासनी वाली नहर, ककरोई वाली नहर, ये दोस्तों ये वही है, ठीक है। और ये मूणक जाल आपने नाम सुना होगा, वहां से में तो आपको ये लगेगा कि हम किसी झील के अंदर आ गए, इतना पानी है वहां पे इसमें। और ये पानी फिर जाता है दिल्ली के अंदर। तो ये ताजेवाला जो बांध है, ताजेवाला के स्थान पर फिर एक 1996 में शुरू किया गया था ये बांध, और 1999 में बन के तैयार हुआ था। तो ये एक बांध बनाया गया था। अब इसको नाम जाना जाता है अथनी कुंड बैराज। बैराज शब्द का अर्थ होता है बांध, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा आपका यहां पर ये सी रहेगा। ये दोस्तों सबसे प्राचीन नहर है, और इसकी आपसे लंबाई पूछ ली जाए कई बार, जैसे क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, इसकी लंबाई बताइए, तो 3226 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रख लेना है। कॉपी पेन लेके आप, मैंने फिर कहा है, कॉपी पेन साथ ले आइए, आप कॉपी पेन लेके बैठिए। और दोस्तों यदि इन क्वेश्चन की आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप 9996406888 पर कॉल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, आपको मिल जाएगी। और हरियाणा, इसके लिए आपको स्पेशल बैच चाहिए, तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड करोगे, मात्र 199 रुपए में आपको वहां पर हमारा ये बैच मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम दे आइयो आप हरियाणा का, सारी हरियाणा जी के क्वेश्चन इसमें से ना मिले तो मेरे से बता देना, ठीक है। तो ये आपने चीज ध्यान रख लेने हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल, जो आर्मी स्कूल है, वो कहां पर स्टार्ट किया गया? हिसार, कुंजपुरा, मधुबन, मानेसर। तो दोस्तों जो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल शुरू किया गया था, ये कुंजपुरा। कैसे कुंजपुरा और कैसे करनाल? करनाल के अंदर है, करनाल। कुंज होता है हाथी, ये कहता है कि यहाँ पर पुराने समय में हाथी बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, कुंजपुरा, ठीक है। तो सैनिक स्कूल की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये सबसे पहले महाराष्ट्र का जो सतारा है वहां पे 23 जून, आप ये देखो ना, 23 जून 1961 में महाराष्ट्र के सतारा में, 1857 की क्रांति के अंदर सतारा एक केंद्र भी रहा था। और जो लेफ्ट की नीति के तहत है हड़पा गया, ये भी स्टेट जो जगह थी वो सतारा ही थी, जो लॉर्ड डलहौजी की नीति के तहत हड़प लिया गया था। तो देश का पहला ये किया गया था सतारा के अंदर, 23 जून 1961 में, ठीक है। उसके बाद 3 जुलाई, 3 जुलाई 1961 में ये शुरू कर दिया गया आपका कुंजपुरा के अंदर। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रख लेना है दोस्तों। और
ये किला है वहां पर, उसके अंदर चलाया जाता है। ये आगे चलिए आप। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैं जो चीजें आपको बताने लग रहा हूं वो आप अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कहां पे? सरोवर होता है तालाब। तालाब, ताल, तालाब, तर, ये सारे सरोवर के पर्यायवाची हैं। कपाल मोचन, फाल्गु सरोवर, सनहित सरोवर या ब्रह्म सरोवर। सबसे बड़ा जो सरोवर है वो है ब्रह्म सरोवर, और ये कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है, जहां पर अलग अलग जो अवसर होते हैं उन पर हजारों की संख्या में जो व्यक्ति हैं वो स्नान करने के लिए आते हैं। तो ब्रह्म सरोवर है दोस्तों, जिसमें विशेष जो अवसर होते हैं वहां पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ब्रह्म सरोवर, और हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। और थानेसर जो हमें कुरुक्षेत्र के अंदर जो रेलवे स्टेशन है उसके नजदीक ही ये पड़ता है आपको भी। और मान्यता ये है कि इसके अंदर जो पानी है ना वो कहाँ से आता है? ये मानसरोवर झील से आता है। मानसरोवर झील से आता है। और मानसरोवर जो झील है वो किसका निवास स्थान है? ये भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। भगवान शिव, ये भी पॉइंट है, इससे ध्यान रख लेना। बल्लभगढ़ का अंतिम शासक जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया। 1857 की जो क्रांति हुई दोस्तों, उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों ने लीड किया था। तो हरियाणा में जो बल्लभगढ़ से क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? ये थे विजय सिंह, प्रताप सिंह, नाहर सिंह या मेहर सिंह। तो राजा नाहर सिंह ये बल्लभगढ़ के शासक थे। राजा नाहर सिंह बड़े वीर योद्धा व्यक्ति थे, और इन्होंने भारत के अंग्रेजों से लोहा लिया और इसमें अपने प्राण त्याग दिए थे। राजा नाहर सिंह को गिरफ्तार करके चांदनी चौक लेके आया, और ये देखना दोस्तों, जिस दिन इनका जन्मदिन था उसी दिन इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो बल्लभगढ़ रियासत के शासक रहे, और इनको जो फांसी दी गई, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इनको फांसी कब दी गई थी। तो ये 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक, जो दिल्ली का चांदनी चौक है, वहां पर इनको फांसी दी गई थी। और बल्लभगढ़ ये कहां पे? फरीदाबाद में। इनके नाम से दोस्तों बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं भी मिले हैं वहां पर, और जो क्रिकेट स्टेडियम भी था इन्हीं के नाम से था, राजा नाहर सिंह के नाम से। उसके बाद आगे चलिए आप। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार। तो हम जाएंगे दोस्तों, सबसे बड़ा पशुधन जो फार्म है ये हिसार के अंदर है। हिसार, हिसार के अंदर वेटनरी कॉलेज भी है। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? तो हरियाणा के अंदर देखो दोस्तों, तोमर भी रहे, चौहान भी रहे, वर्धन भी रहे। पहले वर्धन, वर्धन वंश भी हुआ, वर्धन को खत्म किया, फिर तोमर वंश भी आया, तोमर को खत्म किया चहामान ने। चहामान जिनको चौहान कहा जाता है, राजस्थान से आए, वहां पे इनको चाहमान कहा जाता है, फिर ये चौहान कहलाए। तो हरियाणा के अंदर राज करने वाले वर्धमान, वर्धन वंश, तोमर वंश और चाहमान। तो बात की गई है हरियाणा में तोमर शासक द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? सूरजकुंड, सूरजकुंड, सोहनाकुंड,
शाहजहां की बावड़ी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राजा सूरजपाल के द्वारा, राजा सूरजपाल के द्वारा एक कुंड ताल इसका निर्माण करवाया गया था, ये फरीदाबाद के अंदर, और ये तोमर वंश के थे। ये रहेगा आंसर आपका। और दोस्तों हर साल ना यहाँ पे फरवरी के महीने में सूरज कुंड का मेला लगता है, जिसमें बहुत सारे विदेशी भी भाग लेते हैं। भारत के अलग अलग स्टेट से आने वाले जो व्यक्ति हैं वो भाग लेते हैं। यहाँ पर अपनी जो संस्कृति है उसका प्रदर्शन किया जाता है। एक थीम स्टेट चुना जाता है इसमें। तो हर साल ये फरवरी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो यहाँ पर कुंड है इसका निर्माण करवाया था तोमर राजा सूरजपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हरियाणा सरकार में उद्योग व वाणिज्य, पर्यावरण और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है? ये दोस्तों थोड़ा आउट ऑफ ये पुराना जो उस दौरान जो क्वेश्चन आया हुआ था तब का था। अब तो ये चेंज हो चुके हैं, इसको मैं बाद में आपको कराऊंगा, क्योंकि अब तो नए मंत्रिमंडल का निर्माण हो चुका है। ये जो प्रीवियस ईयर का हम सॉल्यूशन करने लग रहे हैं तो तब आया हुआ क्वेश्चन था ये। हरियाणा सरकार में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रहा है, यानी जहां पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया जाएगा। गुरुग्राम, रोहतक, कुरुक्षेत्र या झज्जर। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा दोस्तों ये गुड़गांव को डेवलप किया जा रहा है। गुड़गांव को आप ये देखना दोस्तों, जो गुड़गांव है यहाँ पर नेशनल व इंटरनेशनल बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे आप एमएनसी जो कंपनीज है यहाँ पर हैं, कॉल सेंटर हैं। तो बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया गया है गुड़गांव ने, और गुड़गांव की जो पहचान है देश व विदेश में हर जगह पर है। तो यहाँ पर जो सरकार ने घोषणा की थी 2 जुलाई 2016 को कि हरियाणा को यहाँ पर 5 बिलियन की लागत से गुड़गांव को एक औद्योगिक नगर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और ये जो एरा डिसाइड किया गया कि भाई 1500 एकड़ के अंदर ये डेवलपमेंट होगी, एकड़ में ये डेवलपमेंट होगी। तो यानी गुड़गांव अब तो है ही, गुड़गांव की जो पहचान इंटरनेशनल लेवल पर आने वाले समय में ये विश्व के कुछ चुनिंदा शहरों के अंदर आएगा। ठीक है, बहुत सारे जो लोगों को और रोजगार मिलेगा गुड़गांव के अंदर। पानीपत के बाहोली या बिहोली में कौन सा कारखाना है? उर्वरका, चीनी मिल, सीमेंट या भारतीय तेल निगम लिमिटेड रेल रिफाइनरी? तो दोस्तों यहाँ पर जो तेल की रिफाइनरी है ना, ये है आपकी पानीपत के अंदर बिहोली में। और यहाँ से जो कच्चा तेल सप्लाई होता है वो ये मथुरा से सप्लाई होता है दोस्तों। हम एशिया की सबसे बड़ी इसको रिफाइनरी भी कह सकते हैं। पूरे एशिया में जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो यही है। तो राइट आंसर रहेगा, वैसे तो पानीपत को जाना जाता है ये बुनकरों का शहर भी कहते हैं हम इसको। और पानीपत का भारत के और हरियाणा के इतिहास में भी बहुत महत्व है, क्योंकि जो भारतीय इतिहास की जो तीनों लड़ाइयां हैं प्रसिद्ध वो यहीं पर लड़ी गई। आप ये देखना, जो पहली लड़ाई 1526 के अंदर पानीपत की पहली लड़ाई, फिर 1556 में दूसरी, और 1761 में, तीनों जो लड़ाइयां लड़ी गई पानीपत की वो यहीं पर लड़ी गई है। ठीक है, तो जब भी भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे तो पानीपत की तीनों लड़ाइयों का नाम आएगा। तो पानीपत की पहली लड़ाई ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। इसमें ये भी बता देता हूं, एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ लोधी। ये अगली बैरम बैरम खां और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। और तीसरी मराठे और अब्दाली, इनके बीच में लड़ी गई थी। पहली के अंदर विजयी बाबर, दूसरी में बैरम खां और तीसरी में अब्दाली। रिजल्ट ये रहे थे। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रख लेना। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में है? अरावली भारत के दक्षिण के अंदर दोस्तों जो पर्वत श्रृंखला है, सॉरी हरियाणा के
जो उत्तर के अंदर तो शिवालिक की पहाड़ियां हैं और जो दक्षिण के अंदर जो है वो दोस्तों अरावली हिल्स है। तो वहां पर एक गोल्फ का मैदान है। तो ये कौन सी जिले के अंदर है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, फरीदाबाद। तो दोस्तों ये राइट आंसर रहेगा यहाँ पर फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर ये गोल्फ का मैदान है। तो दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं आज। तो दोस्तों यदि आपको इस तरह के और भी बहुत सारी क्लासेस चाहिए, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप है एडू चाणक्य, इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहां पर हमारा हरियाणा जीके का या सीईटी का कंप्लीट बैच भी मिल जाएगा और हरियाणा जीके का बैच भी मिल जाएगा। कुछ छात्र जो चाहे कि मेरे को तो हरियाणा जीके ही पढ़नी है, ये बैच भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हो। और जो साथी ऑनलाइन आना चाहे तो ऑनलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन भी बैच हमारे यहाँ पर चले हुए हैं। तो यानी किसी भी मोड में आपका पढ़ने का मन है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।